नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी डीजल अकेडमी पर। और आज इस वीडियो में जो हमें बात करनी है वो है जो आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के अभी हो रहे हैं। थर्ड ईयर अभी भी ईयर वाइज चल रहा है, तो ये साल ईयर पैटर्न का लास्ट होगा। जो ये थर्ड ईयर पास आउट होने वाला है उनका, तो उनके एग्जाम आगे आएंगे। अभी ये सेमेस्टर एग्जाम जो चालू होने वाले हैं 2 मार्च से ये चालू हो रहे हैं फर्स्ट सेम के, और शायद उसके बाद थर्ड सेम अगले दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आखिरी 2 दिन बचे हैं, 28 तारीख और 1 तारीख। करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी बनाए। पहली बार हो रहे हैं, पहली बार पैटर्न आएगा। पैटर्न आप सभी को पता होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे या 1 मार्क क्वेश्चन जिनको हम बोल रहे हैं, फिर शॉर्ट आंसर आएंगे, फिर लॉन्ग आंसर आएंगे। उनके लिए अभी अपन देखते हैं कैसे क्या हमें टारगेट करना है कि एटलीस्ट हम पास हो जाए। पर पहली बात जो हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए आज, वो ये कि आखिरी जो 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 तारीख को जो एग्ज़ाम आने वाला है, 2 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है फर्स्ट सेम का ही होगा। 2 तारीख को, 2 मार्च को जो एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन आप जरूर करें, जरूर देख के जाएं, फायदा होगा। तो जो पुराने सालों के पेपर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा है, उनका सॉल्यूशन देख के नहीं जा रहा है, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि जब देखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपने पढ़ा हुआ होगा, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा पेपर में। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, अब ये तो मैं कर सकता हूँ, और उसी कॉन्फिडेंस में आप दूसरे भी कर जाएंगे। तो देखा हुआ क्वेश्चन आना वरदान है किसी भी परीक्षा में, तो ऐसी चूक ना करिएगा और पुराने सालों के पेपर देख के जाइएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो जब पैटर्न ही पहली बार हो रहा है, सेमेस्टर इतने सालों बाद दोबारा से आया है। आपको बता दूं, पहले भी काफ़ी पहले सेमेस्टर सिस्टम भी चलता था, फिर सेमेस्टर से ईयर हुआ, 10-11 साल ईयर सिस्टम रहा, फिर अब वापस सेमेस्टर सिस्टम आ गया। तो मैं आपको ज़्यादा पीछे जाने की, 10-12 साल पुराने पेपर देखने की नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि भले ही सेमेस्टर एग्जाम हो गया है, पर सेमेस्टर होने के बाद भी जो सिलेबस है वो ईयर का लगभग आधा सिलेबस। जैसे अगर मैथ्स 1 मैथ्स 2 चल रही है फर्स्ट सेकंड सेम में, तो फर्स्ट सेम में शायद मैथ्स 1 जो फर्स्ट पार्ट है मैथ्स का आपका, उसका एग्जाम होना है। तो उस मैथ्स फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस से जो ईयर स्कीम थी उसका जो मिलता जुलता सिलेबस है, या ईयर स्कीम के जो मैथ्स के पेपर थे उसमें जो आपके इस सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, उनको तो देख लो, वो तो आने के चांसेस है ना। देखो, कोई भी पेपर सेट होता है तो पेपर सेट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो पुराने क्वेश्चंस से रेफरेंस जरूर लेता है। बिना उस रेफरेंस के नए क्वेश्चंस बनाना बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही मेहनती काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। कोई नहीं करना चाहता, और कोई करता भी है तो वो गिने चुने लोग हैं। पर अगर मान लो, अगर ये जनरल हैबिट है कि पुराने सालों के पेपर के क्वेश्चंस को रेफरेंस बनाकर ही नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे या आने वाले पेपर में क्वेश्चंस उठेंगे, तो पुराने पेपर के क्वेश्चंस को देख लेने में क्या हर्ज है। तो देख लो ना, पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, बीटीआर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको लिंक मिल जाएंगे। बीटीआर की खुद की साइट भी है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर की साइट है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे। एक झालावाड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज की साइट है, उस पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इन पर आप जाके और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी सेमेस्टर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के करस्पॉन्डिंग जो पुराने सब्जेक्ट था, जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, 2 तारीख को शायद मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो मैथ्स या जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, मेरे को कंफर्म नहीं है, टाइम टेबल देखना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है, अगर मान लो मैथ्स का है, तो मैथ्स का क्योंकि आधा पोर्शन है एक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस आधे पोर्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, उन संबंधित क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए, उनके सॉल्यूशंस बुक में ढूंढ लीजिए, जो आपके फैकल्टी ने, टीचर ने पढ़ाए हों उन नोट्स में देख लीजिए। पर पुराने सालों के पेपर्स के क्वेश्चंस करके जाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी आखिरी 2 दिन की तैयारी। और मेन मेन फॉर्मूले याद रखना, मोटे मोटे डायग्राम्स याद रखना,
ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेपर में नंबर गेन करना एक कला है, ज्ञान अर्जित करना भी कला है, पर वो कला पढ़ाई के दौरान चलती है, वहाँ काम आती है कि हम किताबों से, नोट्स से, जो टीचर पढ़ा रहा है या टीचर से अलग से जाके डिस्कशन करके प्रॉब्लम पूछ के, ये सब तरीके हैं ज्ञान अर्जित करने के, और इसको रिटेन करने की एक अलग कला है कि भाई इस ज्ञान को मैं भेजे में कैसे जमा के रखूं। पर एक बार जब ये टाइम निकल गया, समय बड़ा बलवान है, ये टाइम निकल गया तो अब इसके बाद नंबर लाना और एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखना कि मेरे कम से कम बैक ना लगे, इतने नंबर आ जाएं, तो वो एक अलग कला है। उस कला में भी आपको निपुण होना पड़ेगा। उसके लिए आपको, जैसे अगर मान लीजिए मैथ्स की मैं बात करूं, तो मेन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वो रटना ही पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। भले ही आपको एक खाली कागज़ में 50 बार लिख लिख के रटना पड़े, पर वो कर लो काम। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है और उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, तो आपने उस क्वेश्चन के आधार पर जो गिवन चीज़ें पहले वो लिख दी, उसके बाद उस फॉर्मूला को लिख दिया, फॉर्मूला को ब्लॉक में बंद कर दो, हाईलाइट कर दो अच्छे से कि भाई ये फॉर्मूला यूज़ होना है इसमें। और जैसे मान लो ज्योमेट्री का है, कोई डायग्राम वगैरह यूज़ होना है, ट्रिग्नोमेट्री का है, कोई डायग्राम यूज़ होना है, तो वो फिगर बना दो। अब इसके बाद अगर मान लो आपका क्वेश्चन जो आपने किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, कोई सिली मिस्टेक हो गई, आंसर गलत भी आया, तब भी स्टेप मार्क्स मिल सकते हैं, चांसेस हैं, मिल जाएंगे। तो मुद्दे की बात क्या है कि हर आंसर में कुछ चीज़ें होती है, जैसे डायग्राम, कोई इक्वेशन या फॉर्मूला, कोई सारणी, कोई टेबल आप बनाएं, कोई तुलनात्मक आपको विवरण देना है अगर उत्तर में, तो आप टेबल बना के उसको करें, और पॉइंट्स में लिखना। ये 4 चीज़ें हैं, डायग्राम, इक्वेशन या फॉर्मूला, टेबल फॉर्म में आंसर को लिखना, टेबल बनाना जहाँ भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है, समानताएं लिखनी है, और दूसरा अगर पैराग्राफ लिखना है तो पॉइंट्स में लिखना। अगर ये 4 चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखेंगी किसी भी चेक करने वाले को, तो भले ही आपका आंसर लैंग्वेज वाइज गलत हो या डाटा वाइज गलत हो, पर लिखा हुआ अगर थोड़ा अच्छा है तो स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार को कमजोर नॉलेज भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकती है अगर लिखा हुआ अच्छा है तो। और अगर लिखा और नॉलेज आपकी भले कितनी अच्छी हो, आपने सारी चीज़ें सही लिखी हो, अगर लिखा हुआ समझ में ही नहीं आएगा चेक करने वाले को, तो मार्क्स कौन देगा भाई? कोई नहीं दे सकता, कोई देना ही नहीं चाहेगा, पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो कम से कम आप ऐसा लिखें कि कॉपी चेक करने वाले को लिखते ही दिखे कि हाँ भाई क्या लिखा है। और अगर उससे भले ही एक बार वो गलत भी लिखा होगा पर अच्छा लिखा होगा, तो स्टेप मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। डायग्राम आप गलत सलत बनाएंगे या ऐसा बनाएंगे कि समझ में ही ना आए, तो उसके मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने। और आपको अगर अच्छे से याद रह गया और सही बना दिया, तो आपके थ्योरी में अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो वो खून माफ है। तो इसलिए इक्वेशंस या फॉर्मूलाज, डायग्राम्स ये याद रखिए। मोटे मोटे आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मुश्किल से रिपीटेटिव हर पिछले 5-7 साल के पेपर भी देखें तो कुल मिला के 50 डायग्राम से ज़्यादा नहीं होंगे। इन 50 डायग्राम को और 20-25 इक्वेशंस को याद रखना है बस, जिसमें आपके बैक लगने से आप बच सकते हैं। ठीक है, आइए अपन अब देख लेते हैं नंबर का क्या जुगाड़ है, कैसे हमें नंबर अर्जित करने हैं, कहाँ कहाँ क्या टारगेट करना है, जो अभी हमारा पैटर्न आने वाला है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, टोटल जो थ्योरी का पोर्शन आएगा वो आपके 60 मार्क्स का आएगा, और प्रैक्टिकल जो आपके इंटरनल जो कॉलेज में प्रैक्टिकल होंगे उसके मार्क्स जाएंगे 40। प्रैक्टिकल के मार्क्स जाएंगे 40। ठीक है, तो थ्योरी वाला जो पोर्शन है हमारा, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टाइप ए, जिसमें आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और ऐसे टोटल 10 आएंगे, जिसमें से आप 10 में से 10 ही करने हैं, यानी ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि 10 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए। टाइप बी आएगा, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा, और आपको 8 में से 6 करने हैं यहाँ पर, यानी मैक्सिमम मार्क्स 18 यहाँ हो गए।
और फिर एक टाइप सी आएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा या न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकता है। ये आपके 8 मार्क्स का आएगा और 6 में से आपको 4 करने हैं। तो 8 चौक 32 आपके यहाँ हो गए। तो ये टोटल 8 2 10 का 0 हासिल का 1 3 और 3 6 60 मार्क्स इस प्रकार हो रहे हैं आपके। लाने कितने हैं, कितने लाने हैं? पहले 70 में से 23 लाने होते थे पास होने के लिए। एक्सटर्नल एग्जाम में पास होने के लिए 70 में से 23 लाने होते थे। तो जो रेशियो ये है लगभग यही लाना पड़ेगा। मैं इसमें मान लेता हूं 1/3 लाने होते हैं, 20 मार्क्स लाने हैं आपको 60 में से। 20 मार्क्स का जुगाड़ कैसे होगा? 20 की जगह अपन टारगेट लेके चलते हैं 25 मार्क्स। ये 10 के 10 कंपलसरी करने हैं और इसमें कोई नेगेटिव भी नहीं है। नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्क नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब आपको इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो तय है कि ये 10 के 10 लिख के आने हैं और कोई OMR अलग से नहीं आ रही है। तो सिंपल आप ये करें, मैंने पहले भी कई कॉपियाँ चेक करी है, उनमें दिक्कत क्या आती है, ऑब्जेक्टिव के नाम पर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं, आंसर नंबर लिखा नहीं, और पहले वाले का या ए का ए लिख दिया, फिर 2 का बी लिख दिया, 3 का सी लिख दिया, इस तरह से लिखते गए। पर ये जो टोटल पोर्शन था ना, ये जो पहला कहलाएगा टाइप ए, ये क्वेश्चन 1 कहलाएगा। फिर क्वेश्चन 2 के बाद यहाँ से नंबर शुरू होगा 8 तक, यानी क्वेश्चन 9 यहाँ पर खत्म हो गए। फिर क्वेश्चन 10 से लेकर 6 क्वेश्चन और चलेंगे। तो 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके पेपर में। तो आपको जो सॉल्यूशन लिखना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, वो कैसे लिखना चाहिए कि आंसर 1 के 1 का ए, इतना स्पष्ट लिखो। आंसर 1 के 2 का बी, आंसर 1 के 3 का डी। ये क्या है? बेसिकली आपके ऑप्शंस हैं, तो इतना स्पष्ट लिख के आओ। कई बच्चों को मैंने देखा है वो ए ऑप्शन क्यों है इसका रीजन भी लिखने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन का आंसर का ऑप्शन लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में रीजन आपसे किसी ने पूछा नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिख के आना है, तो आप रीजन क्यों दे रहे हैं? टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन, जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो लिखना है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, पर स्पष्ट लिखें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये 10 पार्ट किसी ना किसी एक क्वेश्चन के होंगे, तो उस क्वेश्चन का नंबर डालकर स्पष्ट इसको लिखें, ये गलती ना करें, ठीक है। और एक बार जहां आपने ये सारे ऑप्शंस लिख दिए, यानी आप जहां भी शुरुआत में कर रहे हैं या बीच में कर रहे हैं या एंड में कर रहे हैं, पर जहां भी आप उस क्वेश्चन 1 को ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको पूरा एक साथ लिखें। हमेशा कोशिश करें कि सेम क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ करने की कोशिश करें, और नहीं कर रहे हैं तो स्पष्ट नंबर डालें कि आंसर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ से किया, और इसके बाद जगह नहीं छोड़नी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर 3 का दूसरा पार्ट कर लीजिए, पर अब ये तय है कि दूसरे का ही दूसरा पार्ट करना है और तीसरे का ही पहला पार्ट करना है आगे जाके। कई बच्चे बहुत ज़्यादा होशियारी लगाते हैं, दूसरे का पहला कर दिया, तीसरे का दूसरा कर दिया, उन्होंने मान लिया कि भाई 2 पार्ट हो गए, मेरे एक क्वेश्चन कर दिया मैंने। नहीं, ये कॉपी चेक करने वाले के ऊपर निर्भर हो जाएगा कि उसको नंबर देने या नहीं देने, और वो चाहे तो काट भी सकता है। तो अगर आंसर आता है तो भाई सही से लिख दो, नंबरिंग, दिक्कत क्या है। अब यहाँ बात आती है कि हमारे नंबर कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो मैं जो मान रहा हूँ 10 में से 5 नंबर आपके यहाँ आसानी से आ सकते हैं। अगर मेरे को कोई भी 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मुझे तुक्का ही लगाना पड़ रहा है। मान लीजिए मेरी मजबूरी है कि मुझे तुक्का ही लगाना पड़ रहा है, तो अगर कोई 4 क्वेश्चन मेरे को लगातार नहीं आ रहे हैं, या लगातार भी छोड़ो तुम, तो अगर इन 10 में से कोई 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, तो समझदारी ये कहती है कि चारों में आप सेम ऑप्शन तुक्का लगाइए, ए या बी, क्योंकि वैसे भी आपको आंसर पता नहीं है, लगाना आपको तुक्का ही है। तो जहां भी तुक्का लगाना है, 10 में से 5 अगर मुझे आते हैं तो 5 सही लगाओ, और बाकी 5 पे तुक्का लगाना है तो 5 पर ए ही लगाओ। फायदा ये होगा कि चांसेस ज़्यादा है कि इन 5 में से कोई ना कोई एक सही हो जाए। तो तुक्का जब भी लगाना है तो सेम लगाना है, एक बात ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा,
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जहाँ मुझे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर का मतलब है, क्योंकि 3 नंबर का एक है तो ये शॉर्ट मतलब एक लाइन नहीं है कि एक लाइन में लिख दिया शॉर्ट आंसर हो गया। 3 नंबर जहाँ मांगे जा रहे हैं वहाँ कम से कम 6 से 8 लाइन आपको लिखनी है। जहाँ हम 3 नंबर डिमांड कर रहे हैं वहाँ 6 से 8 लाइन लिखनी है। अगर मुझे इसका फॉर्मूला आता है तो मुझे इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो फॉर्मूला बनाना है, कोई छोटा सा डायग्राम अगर इसमें बन सकता है तो वो स्मॉल डायग्राम हमें इसमें बनाना है, कोई ब्लॉक डायग्राम बन सकता है तो वो ब्लॉक डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो 6 से 8 लाइन तो मुझे आंसर की लिखनी है। उन 6 से 8 लाइनों में अगर मैं एक आधा कोई फॉर्मूला, कोई डायग्राम, कोई ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ तो ये 2-3 लाइनें भी, 4 लाइनें भी आप लिख सकते हो। पर अगर सिर्फ मैं लाइनें ही लिख रहा हूँ यानी कि थ्योरी ही लिख रहा हूँ तो मुझे 6 से 8 लाइन लिखनी चाहिए, तो मुझे 3 नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगर आप ये सोचेंगे भाई शॉर्ट आंसर है, मैं सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन लिख के काम चला लूँगा और मैं ये मानूंगा कि भाई मैं तो पूरा पेपर करके आया हूँ, तो 2-2 लाइन लिखने के 3-3 नंबर नहीं मिलते हैं। कोई समझदार इस बात को आपको नहीं कहेगा। और अगर आप समझदार है तो इस बात को समझेंगे कि खुद अगर आप कॉपी चेक करेंगे तो 2 लाइन लिखी हुई में आप 3 नंबर कभी नहीं देंगे। मैक्सिमम 2 लाइन में 2 ही नंबर दोगे ना। तो इस बात को आप समझें, जब 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि आप 6 से 8 लाइनें लिख के आएंगे। और अगर कोई फॉर्मूला, कोई छोटा सा डायग्राम, कोई ब्लॉक डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो वो जरूर बनाएं। ठीक है, तो अगर आपने सही से किया और 8 में से यहाँ 6 क्वेश्चन करने हैं जिनके 18 नंबर आने हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप 8 में से 6 ना कर पाएँ अगर, या सही से आप मात्र 4 कर पाएँ, तो 4 तिया मात्र 12, और उसमें से भी मैं थोड़ा सा कि भाई पूरे 3 नंबर नहीं आ सकते तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नंबर में मान के यहाँ चलता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पे जहाँ मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। जब 8 नंबर की बात है तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारी कॉपी का पेज होता है उस पेज का ये एक पेज एक साइड हो गई और ये दूसरी पेज, तो 8 नंबर में ये 2 पेज आपके भर जाने चाहिए, यानी एक लीफ एटलीस्ट 2 पेजेस जिसमें कि थ्योरी आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, डायग्राम आ जाए और कोई टेबल वगैरह कुछ बनती हो तो वो आ जाए। ये 4 चीज़ें अगर आप लिख रहे हैं और इसमें 2 पेज भर रहे हैं, देखो डायग्राम फॉर्मूला बनाओगे तो आधा आधा पौन पेज तो इसमें भी भर सकता है और वो जायज़ भी है। अगर ये मेरे पास पूरा पेज है तो इसमें इतनी थ्योरी और इतना डायग्राम बनाने में कोई गलती नहीं है। पर ऐसा नहीं करें कि आप पूरे पेज पर डायग्राम बना रहे हैं और फिर अगले पेज पर लिख रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जगह भरने के लिए बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम में हो सकता है बड़ा भी बनाना पड़ जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई एक पेज का डायग्राम ही नहीं बनाना, छोटा बनाने के चक्कर में सब गिचपिच हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर कहीं बड़ा बनाना ही पड़ रहा है और बिना बड़ा बनाए उसमें चीज़ों को दिखाना, दर्शाना, उनकी मार्किंग करना पॉसिबल नहीं है तो आप छोटा डायग्राम ना बनाएं, आपको बड़ा ही बनाना है। उस केस में पूरा पेज भी अगर लगता है तो लगाया जाएगा उसके लिए। पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिंपल से ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आप पूरा पेज भरे जा रहे हैं। गलत इंप्रेशन पड़ता है, कॉपी चेक करने वाला उसमें आपके मार्क्स काट सकता है, या उसका कुल मिला के बात है मूड पे डिपेंड करता है, उसका मन खराब हो सकता है कि यार ये बच्चा बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। तो ऐसा काम ना करें, जितना उपयोग है उतना स्पेस का उपयोग जरूर करें, पर अनावश्यक जगह भरना, अनर्गल बातें लिखना, कई बच्चों की कॉपीज देखी है मैंने, वो क्वेश्चन में जो लिख रही है लाइनें, शब्द, उन्हीं को उठा उठा के आंसर में लिखते रहते हैं, बड़ी सफाई से लिखते हैं बिना कटिंग के। ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि वाह क्या लिखा है, कितना सफाई से लिखा है बिना कटिंग के। पर जब उसको पढ़ लो एक बार तो माथा पीटने को मन करता है, क्योंकि उन्होंने न जाने क्या रामायण लिखी होती है, अलग ही राम कहानी होती है। तो भगवान ऐसे बच्चों का भला करे। पर मेरा सजेशन यही है कि चीज़ों को स्पष्ट लिखें, पॉइंट्स में लिखें, जहाँ टेबल बनती हो वहाँ टेबल जरूर बनाएं, डायग्राम फॉर्मूला रटें, याद रखें, उसको लिखें। अभी 2 दिन है आपके पास, पुराने सालों के पेपर देखो और उनमें जो जो डायग्राम आ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिख रहे हैं, उनको लिख लिख के याद करो और थ्योरी लिखें।
जो आपने डायग्राम में बनाया है उसको भी समझा देंगे तो वो भी थ्योरी हो जाती है। ठीक है, तो 4 में से मैं मान लेता हूं कि आपके 2 ही इफेक्टिव सही होंगे, या 4 में से आप आधे आधे भी मार्क्स, क्योंकि यहाँ चारों आपको करने ही हैं, ये चारों आप करके ही आए, इनको छोड़े ना, क्योंकि ज़्यादा लिखा हुआ होता है तो उसमें नंबर देना आसान होता है या नंबर लेना आसान होता है एग्जामिनर से। अगर बड़ा क्वेश्चन है 8 नंबर का है तो आपने अगर कुछ थोड़ा भी ठीक ठाक लिखा होगा तो 8 में से 3 देने में भी उसको वो हिचकेगा नहीं एग्जामिनर को चेक करने वाला, पर 3 में से 3 देने में हिचकेगा। 3 में से 3 कभी नहीं निकलेंगे एग्जामिनर के या कॉपी चेक करने वाले के पेन से, पर 8 में से 3 निकलना आसान है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप यहाँ भले ही टाइम की किल्लत की वजह से या टाइम मान लो आपके कम पड़ जाता है तो आप छोड़ना है तो 6 में से कोई क्वेश्चन छोड़ें। कहना का मकसद तो ये है, मेरा कहना तो हमेशा यही रहता है कि क्वेश्चन एक भी ना छोड़ें, टाइम ऐसे मैनेज करके चलें कि पेपर छोड़ना ना पड़े। पर अगर छोड़ने की नौबत आती है तो छोड़े तो इसका छोड़ें, ये 4 क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले हैं इनको ना ही छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो एक 8 नंबर का पूरा लॉस होएगा। पर यहाँ टारगेट करिए कि 16 नंबर आपके आ जाएं कैसे ना कैसे करके। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, 8 और 6 14, 24 और 5 29, इनका टोटल अगर मैं करूँ तो 29 आ रहा है। तो यानी अगर मैं 50% भी टारगेट लेके चलूँ कि भाई सिर्फ 50% पेपर मुझे सही करना है या पूरा पेपर करके मात्र 50% नंबर लाने हैं, तो भी आप 29 नंबर ले आएंगे। आप आसानी से पास होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें और इसी अनुसार पेपर अपना अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे मिलते हैं और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज़ की वीडियोज़ के साथ।